मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग रिवीजन भी करेंगे इसमें साथ में, क्योंकि मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया भी था। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग को 10 ग्राम से ज़्यादा चाहिए। क्या मैं घी इतना सा यूज़ करता हूँ पूरे दिन में? नहीं ना। हम लोग 2-3 चम्मच तो खा ही लेते हैं दिन में, और बाकी हम लोग जो भी खाते हैं उसके अंदर भी खुद से फैट आता है। पनीर खाओ, अंडा खाओ, मीट खाओ, सब में फैट और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो फैट मेरे को आ ही जाता है अपने आप। तो ऐसे ही फैट है, हमारा खाना मेजरली अनाज से बना है, स्पेशली इंडिया में। तो वो एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग 10 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं। बेसिकली वो चीज़ें जो हमारी भूख मिटाती हैं, जो हमें भूख अ, हमारे पेट भरने में हेल्प करती हैं। वन शुड बी सीकर, या डेफिनेटली सर, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द शेयर। अच्छा, इसके बाद फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं बाय डेफिनेशन, अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ें होती हैं जो 10 ग्राम से ज़्यादा चाहिए, बट डेफिनेटली ना ही प्रोटीन, ना ही कार्बोहाइड्रेट, ना ही फैट। ये हम लोग सिर्फ 10 ग्राम कभी नहीं खाते, हम लोग बहुत खाते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग, एक आदमी भी रोटी खाने लग जाए, दिन के तीन रोटियां भी खाए तीनों टाइम, प्लस हम लोग फिर आलू की सब्जी होती है, ये चीज़ होती है, कार्बोहाइड्रेट भी 200-250 ग्राम हमारी इंडियन डाइट में नॉर्मली चला जाता है। और जिस दिन आलू के पराठे खाने बैठते हैं उस दिन हम लोग 6-7 पराठे खा के उठते हैं। मैं 10 खा जाता था एक टाइम पर, जब मैं छोटा था, 11वीं 12वीं में, जब मैं सोचता नहीं था कि मैं भी मोटा हो सकता हूँ तब। और उस टाइम पे हम लोग बहुत खेलते भी थे, सब लोग हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये नेचुरल फिनोमिना है। जिसने भी बोला है ज़्यादा एक्टिविटी करो और कम खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ज़्यादा खाओगे तो आप में ज़्यादा एक्टिविटी करने की एनर्जी भी रहेगी। अकॉर्डिंगली बैलेंस करना होता है, बस टाइप ऑफ फूड चेंज करो। खाना कम करके हम लोग अपनी बॉडी की एनर्जी भी कम कर देते हैं। और लेथार्जिक रहना किसे पसंद है? किसे अच्छा लगेगा कि मैं डेस्क पे बैठा हूँ अपने ऑफिस में और मैं बैठे बैठे सो रहा हूँ? इनफैक्ट एक टाइम पर वीकनेस की वजह से या लेथार्जी की वजह से, बिकॉज ऑफ ईटिंग लेस, मैंने खुद को और लोगों को खड़े खड़े भी सोते हुए देखा है। वो भी एक टाइम था जब मेरे को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी न्यूट्रिशन की। मैं खड़े खड़े भी सो जाता था, इतनी वीकनेस, इतनी लेथार्जी होती थी। तो अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये तीन हमारे प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिससे हम लोगों का पेट भरता है। वाटर, पानी इज ऑल्सो मैक्रोन्यूट्रिएंट, बट पानी हमें एनर्जी नहीं देता है। पानी की दूसरी इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग एक और सेशन में कवर करेंगे। आज का सेशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ओवरव्यू है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तीनों के बारे में थोड़ा बताऊंगा। उसके बाद हम लोग 3 सेशन और करेंगे इन सीरीज, जिसमें आपको प्रोटीन का एक सेशन होगा पूरा, एक कार्बोहाइड्रेट का होगा और एक फैट का होगा। तीनों का अलग अलग, बिकॉज एक ओवरव्यू लेने के बाद एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि प्राइम हम लोग क्या एड्रेस कर रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या काम है उसका बॉडी में। और जब हम डीप स्टडीज़ में जाएंगे, डीप स्टडीज़ में साइंटिफिक मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा कुछ, क्योंकि लोगों को समझ में भी आना चाहिए, और वो चीज़ जो लोगों को समझ के रिलेट कर पाए। ठीक है। अच्छा, हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी दिक्कत आती है, वो बोलते हैं कि आपने मेरे को 300 ग्राम मीट दे दिया खाने को। 300 ग्राम मीट का मतलब 300 ग्राम प्रोटीन नहीं है। 300 ग्राम में सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन आता है। तो आप ये मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो। ये मिसकंसेप्शन ये तब होता है जब हम लोगों को पता नहीं होता कि रॉ फूड में इतना सा प्रोटीन होता है। हमें लगता है जितना फूड है उतना ही प्रोटीन है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, 50 ग्राम का अंडा होता है, उसमें सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए, अगर मैं 30 अंडे भी खा रहा हूँ तो मैं 50 × 30 1500 ग्राम प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ। मैं सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन खा पाऊँगा, 195 टू बी प्रिसाइज। ठीक है। हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। प्रोटीन थोड़ा सा अलग है बाकियों से। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स के बारे में सुना था जो पेड़ों की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। सेम वे नाइट्रोजन प्रोटीन में होने की वजह से, प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी मसल्स को रिपेयर कर सकता है और उनको ग्रो कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट से मसल्स ग्रो नहीं होती, फैट से भी नहीं होती। तो अगर कोई ये भी बोलता है कि मैं मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है मसल गेन करने के लिए, तो उनको बोलना अच्छा तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में मसल गेन करके दिखाओ, बट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दैट इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ डिजाइंड। हर इंसान को प्रोटीन चाहिए टू ग्रो मसल्स, तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है।
कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी बहुत अगर इम्पोर्टेंस है भी तो हम लोग आगे चल के देख लेंगे। उसके बाद आता है कि जो हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं ये हमें एनर्जी देते कैसे हैं। ये तीनों एनर्जी इसलिए देते हैं बिकॉज तीनों की अपनी कैलोरिक वैल्यू है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं बर्न करूँगा एक क्लोज डब्बे में तो वो 4 कैलोरी निकालेगा, इतनी हीट जनरेट करता है। इस तरीके से खाने की हमारे जो भी हमारा फूड है, इस तरीके से उस फूड की कैलोरिक वैल्यू टेस्ट की जाती है। उसको एक क्लोज्ड डब्बे में चलाते हैं, उसकी हीट कितनी निकली वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 4 कैलोरी निकलती हैं, प्रोटीन की भी 4 निकलती हैं। फैट थोड़ा अलग है, फैट की 9 कैलोरीज होती हैं। तो फैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ये हम लोगों ने शुरू से देखा है। और ये हम लोगों को पता भी है, घी खाओ जान आएगी, घी खाओ जान आएगी। हरियाणा वाले इतनी घी खाते हैं, सब मोटे नहीं हैं, क्योंकि फैट से मोटे होते ही नहीं हैं। तो हमें ये समझ में आता है। अच्छा, और जान भी बहुत होती है उन लोगों में। तो फैट खाने से एनर्जी आती है, और ये हम लोगों को प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि फैट में कार्बोहाइड्रेट की डबल से भी ज़्यादा एनर्जी है। 9 कैलोरीज बहुत होती है। मतलब अगर आपको 100 ग्राम आपने बटर खाया तो आपको 900 कैलोरी मिलेगी। वही 900 कैलोरी के लिए आपको 225 ग्राम अनाज खाना पड़ेगा। 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको शायद 350 या 400 ग्राम अनाज से मिले। मैं 400 ग्राम अनाज क्यों खाऊं? और 400 ग्राम बहुत होता है, 400 ग्राम कम नहीं होता है। और हम लोग सिर्फ उतना अनाज थोड़ा ना खा रहे हैं, साथ में सब्जी भी खा रहे हैं, सैलेड भी खा रहे हैं, इतनी चीज़ें खाते हैं। तो मेरे को अगर एनर्जी ही चाहिए तो मैं 100 ग्राम इतनी सी बटर की टिक्की से एनर्जी ले लूँगा ना। मैं क्यों कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ पे जाऊँ जिसकी एनर्जी के साथ साथ वो हमें मोटा भी करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें मोटा करते हैं, ये भी सबको ही पता है। किसी से भी या कहीं भी आप डाइट प्लान पे फॉलो करने जाओगे, आपको हमेशा कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन के लिए ही बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो। तो मैं सेम एनर्जी फैट से लेना ज़्यादा पसंद करूँगा देन कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। जब हम लोग खाने में घी डाल देते हैं तो खाना टेस्टी भी हो जाता है। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो फैट्स आर गुड। बटर में लगी हुई बटर चिकन किसे पसंद नहीं है? आप चिकन ग्रिल कर रहे हो उसमें बटर डाल दो, पनीर को ग्रिल कर रहे हो उसके ऊपर बटर डाल दो, उसका टेस्ट हमेशा इन्हांस हो जाता है, प्लस फ्रेग्रेंस अच्छी आती है। तो बटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर आता है, अब एक लेमैन को भी ये चीज़ तो देखने में समझ में आ गई कि फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से थोड़ी सी कम मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बराबर मिलती है। बट प्रोटीन का एक एडवांटेज है, प्रोटीन मसल रिपेयर में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट मसल रिपेयर में हेल्प नहीं कर रहा। लोगों का बोलना था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट देता है, जिसके बारे में आज हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। प्रोटीन में एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है, फैट्स में बहुत सारी एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट में ऐसा क्या है जो हमें प्रोटीन और फैट से नहीं मिलता? मतलब शायद कुछ भी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कार्बोहाइड्रेट हमें पेट भरने की फीलिंग देता है बिकॉज ऑफ हाई फाइबर कंटेंट। फाइबर होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स में, उन फाइबर्स की वजह से हम लोग को लगता है कि हमारा पेट भर गया है। खाली अंडे खा के मोमेंटरी भरेगा, इमीडिएटली आधे घंटे या 1 घंटे में आपको लाइट फील होने लगेगा, जैसे कुछ खाया नहीं है। तो क्या पेट भरा भरा फील होना ज़रूरी है? और जब भी हम लोगों का पेट भरा भरा फील होता है तो हमें और नींद आती है। और ये सबने देखा, आलू के पराठे खा के सब सो ही रहे होते हैं, बहुत सोते हैं। फिर आता है अब हमारे प्रोटीन। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट हम लोग कवर करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन के 2 मेजर फंक्शन है, हम लोग उतने ही फंक्शंस की बात करेंगे जितने से हम लोगों का रिलेशन है एक्सरसाइज साइंस या हमारे जनरल वेलबींग। पहला है, प्रोटीन का पहला फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है हमारा प्रोटीन रिपेयर करता है और हमारे प्रोटीन को बाइंड करता है अलग अलग मसल्स के टिश्यूज से, ताकि हमारी मसल्स की रिकवरी या रिपेयर हो। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में ब्रेक डाउन होते हैं, सेल्स बर्न होते हैं, कुछ सेल्स मरते हैं, तो हल्का सा माइक्रो ट्रॉमा या ट्रिगर मिलता है। एक माचिस जलाने के लिए हमें एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, वैसे ही वो हल्का सा स्पार्क देता है एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज करके वो हल्का सा माइनस में गया हमारा मसल, मतलब हल्का सा माइक्रो ट्रॉमा हुआ या सेल बर्न हुए, तो उसके अंदर डिमांड क्रिएट हुई कि अब मेरे को न्यूट्रिशन चाहिए। फिर जब हम प्रोटीन लेते हैं तो उसका प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है और हमारी मसल्स रिपेयर भी होती हैं, और हमारी बॉडी हमेशा -1 +2 पे वर्क करती है। मतलब आज मैं इस लेवल पर हूँ, मैंने एक्सरसाइज करी, ये थोड़ा कम हो गया, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज करी, ये कम हुआ, न्यूट्रिशन दिया +1, रेस्ट दिया +1। इनिशियल ये था, फाइनल ये है।
बढ़ा। इसी वजह से आज अगर मैंने 100 kg उठाया है तो अगली बार मेरी बॉडी हमेशा ये माइंड तैयार रहेगी कि 100 kg कैसे उठाऊं, और अगली बार सेम 100 kg और इजीली उठाने की कोशिश रहेगी बॉडी की। और वो कब उठा पाएगी? जब मेरा रिपेयर प्रोसेस पूरा हुआ हो। तो हम लोग ही नहीं मानते, हम लोग भी 100 के बाद फिर 102 उठाते हैं। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। इसी वजह से एक्सरसाइज करते 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 लोग स्ट्रांग होते जाते हैं। नो डाउट एजिंग प्रोसेस भी है, बट एजिंग प्रोसेस को इसी तरीके से स्लो डाउन किया जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने, सब ने, सिल्वेस्टर स्टैलोन किसे नहीं पता, सिल्वेस्टर स्टैलोन आज भी एब्स लेकर घूमता है, ही 70 ईयर्स। आर्नोल्ड आज भी फिट है। और वो लोग जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते वो बोलते हैं स्क्वाट्स मत करो, घुटने खराब हो जाएंगे। मतलब उन लोगों ने की ज़िंदगी चली गई एक्सरसाइज करने में, उनके घुटनों में कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी, ये सबको पता है एक्सरसाइज करने वालों की नी रिप्लेसमेंट कम हो की सर्जरीज एक्सरसाइज करने वाली कम्युनिटी की ज़्यादा है या नॉन एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स की। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग करेक्ट चॉइस ऑफ एक्सरसाइज या एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है। और मिथ, स्क्वाट करने से घुटने खराब हो जाएंगे, ये मत करो वो हो जाएगा, एक्सरसाइज करने से ये हो जाता है, एक्सरसाइज करने से मसल्स बड़ी हो जाती हैं। कुछ लोग तो ये भी बोलते थे एक्सरसाइज मत कर, दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्से में रहेगा। एक्सरसाइज का एग्रेशन से कुछ नहीं है, बल्कि एग्रेशन शांत होता है जब हम लोग वर्कआउट करके निकाल देते हैं अपना। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। ऐसे ही सेकंड होता है एनर्जी। बेसिकली प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट कैलोरी वैल्यू है, दोनों हम लोगों को 4-4 कैलोरीज ही देते हैं। प्रोटीन को मैं क्यों चूज करूं ओवर कार्बोहाइड्रेट्स? एक चीज और, अगर मैं, अच्छा, प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेरी बॉडी कब यूज करेगी? जब मेरी बॉडी, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब प्रोटीन से ग्लूकोज बनाना। हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट सीधा ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ, उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज करती है। अब अगर मैं बोलूँ कि मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा तो क्या मैं मर जाऊंगा? सॉरी, नेटवर्क इशू आ गया था। हाँ, कोई नहीं मर रहा। रीज़न भी, क्योंकि अगर मैं नहीं भी खाता हूँ कार्बोहाइड्रेट तो भी मेरी बॉडी में खुद का प्रोसेस है। लिवर में हमारी बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है, मतलब प्रोटीन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगी। तो उतना ग्लूकोज जितना मेरे को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, मेरी बॉडी हमेशा बनाएगी, कैसे भी बनाएगी। हमारी बॉडी का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। यही रीज़न है कि हम लोगों को हमेशा हमेशा ये देखना है कि हम लोगों को क्या खाना है और उससे हमें क्या मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ एनर्जी मिलती है। अगर मेरे को एनर्जी ही चाहिए तो मैं प्रोटीन और फैट लेना पसंद करूँगा, और प्रोटीन से भी एनर्जी मिल जाती है, प्रोटीन से भी ग्लूकोज मिल जाता है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बाई ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब एडवांटेज क्या होता है अगर हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें? प्रोटीन से एनर्जी लेने का ये एडवांटेज होता है कि क्रिएशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन ही स्लो और अच्छा प्रोसेस है। स्लो और अच्छा इसलिए क्योंकि जब हमारी बॉडी प्रोटीन से, इमीडिएटली ग्लूकोज इतना नहीं आता ब्लड में, सेम वे अगर ग्लूकोज एकदम से ज़्यादा नहीं हो रहा तो मेरी बॉडी इंसुलिन भी ज़्यादा नहीं रिलीज करेगी। और जब इंसुलिन स्पाइक कम होता है तो हमारी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, डायबिटीज़ आने के चांसेस कम होते हैं और बाकी लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स। तो प्रोटीन से, अगर हम प्रोटीन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें तो इट इज़ अ मच बेटर स्ट्रैटेजी डाइट में। तो पर ये चीज़ हम लोग एकदम से नहीं समझते। एक और रीज़न है छोटा सा, प्रोटीन थोड़ा महंगा भी, प्रोटीन इज़ एक्सपेंसिव। मीट महंगा है, पनीर महंगा है, अंडे थोड़े, अंडे रिलेटिवली सस्ते हैं, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। तो अगर आपको अपने गोल के हिसाब से खाना खाना है, अगर आपको अपने टेस्ट के हिसाब से खाना नहीं खाना है, तो आप रोज़ अंडे खा सकते हो, आपको खाने चाहिए। बिकॉज प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी, करती आई है। क्यों? क्योंकि कल्टीवेशन, खाना, क्रॉप्स को उगाना, ये हमारी बॉडी ने, ये हम लोग ह्यूमंस ने सिर्फ 10,000 साल पहले से स्टार्ट किया है, और हम लोग धरती पे 2 मिलियन ईयर्स से हैं। तो जब तक क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं स्टार्ट हुआ था तब तक हम लोग हमेशा हंटर्स और गैदरर्स से, जानवर मारा, जानवर खाया, कार्बोहाइड्रेट नहीं था। पेड़ पौधे भी खाने के होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं कुछ, ये हम लोगों को काफ़ी बाद में पता लगा है। पहले जानवर को, दूसरे जानवर को मारते हुए खाते हुए देखा, अच्छा
ये इसको मार के ज़िंदा है, हमें भी किसी को मार के ज़िंदा रहना है, तो वो जानवर मार के हम लोग जानवर खाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा खाने लग जाओ, बट हाँ, प्रोटीन चूज़ करो ओवर अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच इज स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को इसलिए खाया जाता था क्योंकि वो लोग बोलते थे कि एक प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट देता है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट का मतलब है मैंने एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज के बाद कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, और ऐसा किया भी जाता था, आज भी कई लोग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करते हैं। ये करते क्यों है? वो बोलते हैं कि मैंने प्रोटीन पिया और फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया। बॉडी कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करेगी टू रिकवर एनर्जी, एनर्जी के लिए मेरी बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लेगी, और जो प्रोटीन मैंने पिया है वो सिर्फ मसल रिपेयर के लिए यूज़ हो जाएगा। अब एक चीज़ आती है, अगर मेरे को 30 ग्राम प्रोटीन लिया मसल रिपेयर के लिए और मैंने 30 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट ले लिया उसके साथ, तो क्या मैं 30 और 30 कार्बोहाइड्रेट को रिप्लेस करके मैं 30 ग्राम प्रोटीन से रिप्लेस नहीं कर सकता? जब कैलोरिक वैल्यू सेम है, उतना 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिली 120 कैलोरी, 30 ग्राम प्रोटीन से भी 120 कैलोरी मिलेगी, तो मैं 60 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को हटा के 60 ग्राम का सिर्फ प्रोटीन ना ले लूँ। महंगा पड़ेगा डेफिनेटली, बट इट इज़ चीपर देन जो हम लोगों को आगे चल के इश्यूज आ सकते हैं। सबको आएंगे नहीं, जो लोग जेनेटिकली गिफ्टेड हैं, जिनकी बॉडी गिव अप नहीं करेगी कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेशर में आके, वो लोगों को नहीं होगा कुछ। बट क्या सबकी बॉडी इतनी सही है, या हम लोगों ने आज तक अपनी बॉडी को डैमेज नहीं करा है? कई लोग हैं जो इतने साल तक मतलब हम लोग कई 10-10 साल तक हम लोग लगातार कुछ गंदा खा रहे होते हैं, और फिर एकदम से जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है किसी की रीज़न से, तब पता लगता है अरे ये भी हो गया, अरे वो भी हो गया। मेरी मदर को पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज़ हो सकता है, अभी भी सिम्टम्स हैं, लॉकडाउन की वजह से वो चेक नहीं करवा पा रही, बट उनके सारे सिम्टम्स वैसे हैं। और 3 साल पहले, मैंने शायद ये पिछली बार भी बताया था, 3 साल पहले जब डॉक्टर ने टेस्ट किया था तो उनका शुगर, फास्टिंग शुगर आया था 78, और डॉक्टर ने बोलता आप खाओ जितना मर्जी खाना, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग गाइडलाइन। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि लोग बेहिसाब होकर खाने लग सकते हैं कि मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगेन माइंड यू, कोई भी इंसान इनविंसिबल नहीं है, सबको बीमारियां हो सकती हैं। हमें अपना खाना, अपना लाइफस्टाइल देख के जितना अच्छा खा सकते हो उतना बेटर रहेगा। हमें चांस भी लेना ही, क्योंकि खा के देख लेता हूँ क्या ही होगा, और कुछ हो गया फिर। अच्छा, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन स्पेयर, मतलब प्रोटीन स्पेयर करने का मतलब होता है प्रोटीन को छोड़ दो, प्रोटीन को एनर्जी के लिए मत यूज़ करो। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्यों यूज़ करते हैं प्रोटीन स्पेयर करने के लिए? हम लोग प्रोटीन से ही प्रोटीन को स्पेयर क्यों ना करें? ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। प्लस एटलीस्ट हमारा इंसुलिन स्पाइक उतना नहीं होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा तो हम लोग मोटे नहीं होंगे, मोटे नहीं होंगे तो बाकी ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं आएंगे। एक चीज़ और, कार्बोहाइड्रेट कम करने के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस एक हम लोग ये भी बोलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स है कार्बोहाइड्रेट कम करने के। लाइट फीलिंग इज लाइक प्राइमरी। आप 3 दिन कार्बोहाइड्रेट मत खा के देखो, आपको बहुत लाइट फील होने वाला है। एनर्जी का ड्रॉप एकदम से हो सकता है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही रोटी अनाज खा के बड़े हुए हैं। ग्लूकोज हम लोगों को एकदम से बनाने की आदत है हमारी बॉडी को। शुरू में आपको लगेगा वीकनेस है, बट हाँ धीरे धीरे आप अडेप्ट कर लोगे। बट हाँ, लाइट फीलिंग आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर आने लग जाती है। एक और चीज़, अगर हम लोग अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी सफिशिएंटली बढ़ा दें अपने खाने में, जितना प्रोटीन मैं खा रहा हूँ, मेरे को जितनी ज़रूरत है मैं उतनी बढ़ा दूँ, तो क्या होता है, तो मेरी बॉडी की ग्लूकोज की जितनी डिमांड है वो भी ईजिली पूरी हो जाएगी। ग्लूकोज की डिमांड कैसे पूरी होएगी? बाई ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस है वो? वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेरी बॉडी प्रोटीन से ग्लूकोज बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में जब भी लोग मसल गेन करते हैं तो मसल गेन विथ फैट आता है। इसका प्रूफ बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनका पेट थोड़ा आगे को आ जाता है, फैट आता है, और फिर जब हम उनसे बोलते हैं अरे आप तो मोटे हो गए, तो वो लोग बोलते हैं मैं अभी गेनिंग पर हूँ। गेनिंग पर नहीं हो, आप 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, शाम को 4 घंटे एक्सरसाइज करके भी फैट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो लोग उतने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, सोचते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट मिलेगा, बट प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट का पता नहीं, बट फैट काफ़ी आ जाता है। तो फैट आने क्यों देना है? बल्कि अगर हम लोग प्रोटीन बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट ना बढ़ाएं या कम ही रखें कार्बोहाइड्रेट, तो भी मसल गेन उतना ही होगा विदाउट मेजर इंक्रीज इन फैट। 1 या 2 kg से ज़्यादा फैट गेन नहीं होगा, बट मसल गेन काफ़ी होगा।
पर ये चीज़ समझना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लोग एकदम से मानेंगे भी नहीं। प्लस अगेन जैसा हमेशा से बोला गया है, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन से रिप्लेस करना कैन बी अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, आसान नहीं है। बाकी आप लोगों को जैसे इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होगी तो आप लोग भी फॉलो कर लोगे वो चीज़। एक चीज़ होता है कि हम लोग अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट या शुगर को अगर हम लोग कम करते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकोज का स्पाइक बहुत कम होता है। कार्बोहाइड्रेट से इमीडिएटली ग्लूकोज बनता है, जो भी चीज़ इमीडिएटली ग्लूकोज बनाएगी वो आपको इंसुलिन स्पाइक भी बहुत ज़्यादा देगी। अब जब इतना इंसुलिन स्पाइक हम लोगों को मिल रहा है तो हमें कार्बोहाइड्रेट कम करना एक बहुत अच्छी आदत या स्ट्रैटेजी हो सकती है अपना इंसुलिन और अपना फास्टिंग शुगर, जिसे हम या फास्टिंग ग्लूकोज या हम बोलते हैं डायबिटीज़ की बीमारी या शुगर की बीमारी, इसे कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव हो सकता है। प्लस हम लोगों को नॉर्मल इंसुलिन स्पाइक मिलेगा। एक चीज़ और, हमारी एनाबॉलिक एनाबॉलिक स्टेट जो है, दैट इज़ मसल गेन करने की जो टेंडेंसी है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मसल गेन उतना ही होगा जितना हमें नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन खा के होता था। उतने ही कार्बोहाइड्रेट, उतने ही ग्राम कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से रिप्लेस कर दो। मुश्किल हो सकता है बट हाँ। एक चीज़ और, जब हम लोग मेजरली प्रोटीन और फैट पे रिलाई करते हैं, प्रोटीन क्योंकि स्लोली ग्लूकोज बनाता है तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होता है वो स्लोली आता है बट ग्रेजुअल होता है, लंबे टाइम तक रहने वाली एनर्जी। एग्जाम्पल, वर्कआउट या खेलते टाइम बच्चों को ग्लूकोज देते थे। ग्लूकोज लेकर बच्चे खेलते हैं तो उनमें एकदम इंस्टेंट सर्ज ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद जैसे ही फिर 1 या 2 घंटे के बाद वो दोबारा एनर्जी का ड्रॉप आता है, फिर दोबारा कुछ खाओगे तो हाई फिर ड्रॉप। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो एनर्जी आती है वो हमेशा ग्राफ में आती है, स्टैटिक या स्टेबल एनर्जी नहीं मिलती। जबकि प्रोटीन या फैट से अगर हम लोग एनर्जी लेते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा ग्रेजुअल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और सस्टेनेबल होती है, स्टेबल रहती है। आपको एनर्जी के हाई और लो से नहीं गुजरना पड़ता। ये भी एक और एडवांटेज है। अब प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं? प्रोटीन हमारे ग्रोथ हार्मोन्स में और इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जो है दे आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली। उनके लिए अगर मैं हम इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन ये खुद भी प्रोटीन ही है। अच्छा, प्रोटीन होता क्या है? 20 अलग अलग छोटे छोटे अमीनो एसिड, ए से जेड तक हम लोगों ने देखा है ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ए से जेड के बीच में अगर एक भी निकाल लिया तो मैं दुनिया में कोई भी सेंटेंस बनाने में मेरे को दिक्कत आ सकती है। सेम वे 20 के 20 अमीनो एसिड्स एक साथ होंगे तभी प्रोटीन पूरा होगा। ये 20 अमीनो एसिड्स की चेन अलग अलग ऑर्डर में, जैसे कोई भी वर्ड MAD मैड बनता है, उसी को हम आगे पीछे अरेंज करते तो DAM डैम बनेगा। वैसे ही अमीनो एसिड्स आगे पीछे अरेंज करके अलग अलग प्रोटीन की चेन बनती है। हमारे ग्रोथ हार्मोन और हमारे इंसुलिन ऐसे ही 2 अमीनो एसिड्स की चेन है जिसमें अमीनो एसिड अलग अलग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है? ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी हम लोगों को प्रोटीन चाहिए क्योंकि वो खुद प्रोटीन से ही बने हैं। उसके बाद आते हैं हमारी बॉडी के जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हैं। और फिर एक चीज़ और आती है कि हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो हमें बीमारियों से बचाता है, इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन हमारी एंटीबॉडीज़ के डिफेंस सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है और हमें बैक्टीरिया और अलग अलग वायरस से बचाता है। तो प्रोटीन की ये सारी इंपॉर्टेंस भी है। हम प्रोटीन ना लेके खुद को वल्नरेबल बनाते हैं। प्रोटीन नहीं लेंगे तो हम लोग खुद बैक्टीरिया और वायरसेस के अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। हेलो विक्रम सर। विक्रम सर के साथ मैं बहुत टाइम तक था एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन जिसको मैंने देखा है। हाय विक्रम सर। क्योंकि इनके हाथ पे कुछ मेजर इंजरी हुई थी बट उसके बाद भी इन्होंने, एक तो ये समझते हैं ये चीज़ें कि कई लोग होते हैं, हम लोग है ना इंजरीज को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, थोड़ा सा पेन है बाद में देख लूँगा। इनके हाथ में अच्छा खासा पेन आया था, इन्होंने प्रॉपर टाइम दिया उसको, रिकवरी का प्रॉपर हीलिंग होने दी, उसके बाद इन्होंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करी। एंड सर नेशनल लेवल पे पावर लिफ्टर भी है, बहुत सारे गोल्ड्स और बहुत सारे मेडल्स हैं। तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल, एक्सेप्शनली वेल। हाय सुचिता मैम। सुचिता मैम भी ग्रुप क्लासेस एंड पर्सनल ट्रेनर एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनके साथ मैं बहुत लंबे टाइम तक था।
ठीक है, प्रोटीन हमारी एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया और वायरसेस के अटैक से बचाने के लिए भी प्रोटीन की इंटेक करना चाहिए। साइड बाय साइड हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं, हर सेल, हर एक चीज़, वेलकम सर, हर एक चीज़, हर टिश्यू, हर सेल में कहीं ना कहीं पे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी फॉर्मेशन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंक्लूडिंग और इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारे हार्ट की मसल्स, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी सुपरफिशियल मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, एक्सेट्रा, हर जगह प्रोटीन है, हर जगह प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया जो हमारी बॉडी के लिए कंपल्सरीली ज़रूरी है, ये हम लोग कह सकते हैं। प्रोटीन के बिना कोई इंसान सस्टेन नहीं करेगा, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। सस्टेन नहीं करने से, हेलो गुरप्रीत सर, सस्टेन नहीं करने से मतलब है कि वो ऑप्टिमम फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा है। मैंने प्रोटीन लेना बंद कर दिया तो भी मेरी बॉडी व्हीट प्रोटीन, दैट इज ग्लूटेन, उसको भी यूज़ करेगी फॉर सर्वाइवल। बट इज इट गुड? नो। सेम वे नेक्स्ट आता है हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट्स। अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, हाय शुभम सर, शुभम सर भी लास्ट टाइम से भी गगन, ये तो इनका नाम शुभम है एंड लास्ट टाइम पे भी डायबिटीज़ वाले सेशन में बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स दिए थे। मैं वो साइंटिफिक टर्म्स नहीं यूज़ कर रहा था बिकॉज लोगों को समझ शायद ना आता, बट हाँ, थैंक्स टू यू। शुभम सर के साथ बहुत लंबे टाइम तक एसोसिएटेड था मैं, अभी लॉकडाउन में तो सब बंद है। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द ईजिएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी या ईजिएस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। मेरी बॉडी के सामने अगर मेरे को एनर्जी की डिमांड है और मेरे को बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि वीकनेस आ रही है, कुछ हो रहा है, मैं एनर्जी का सोर्स ढूंढूंगा डेफिनेटली। तो आउट ऑफ थ्री, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेरी बॉडी के सामने अगर तीनों पड़े होंगे तो बॉडी हमेशा कार्बोहाइड्रेट के पास जाएगी। कार्बोहाइड्रेट के पास इसलिए जाएगी क्योंकि उससे फटाफट एनर्जी मिलती है। एक चीज़ और, पहले की जो डाइटरी गाइडलाइंस थे उसमें आया था, हाँ एसोसिएटेड तो सर लाइफ लॉन्ग रहेंगे पहले की गाइडलाइंस होती थी कि अपनी 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लो। बट एक चीज़ अगर हम लोग ये नोटिस करें कि अगर मैंने अपनी 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले ली तो मेरा इंसुलिन लेवल इतना बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं कि मेरा जो बॉडी फैट है वो मेरी बॉडी यूज़ ही नहीं कर पाएगी और वो वहीं रह जाएगा। मतलब अगर मैंने 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले ली तो मोस्ट केसेस में, अच्छा कुछ लोग जेनेटिकली गिफ्टेड हैं तो उनकी बॉडी में फैट नहीं आएगा, बट मोस्ट केसेस में अगर 60% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से ले ली तो मेरी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है, हाथ पे भी हो सकता है, पैरों पे हो सकता है, पेट पे हो सकता है, कहीं भी, वो वहीं लॉक्ड रह जाएगा क्योंकि सारी एनर्जी डिमांड तो वैसे ही पूरी होगी और इंसुलिन स्पाइक इतना ज़्यादा होता है कि मेरी बॉडी उस इंसुलिन को यूज़ करना ही, उस फैट से एनर्जी डिराइव करना ही भूल जाती है। तो क्या हम पतले होंगे इतना कार्बोहाइड्रेट खा के? नहीं। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन बहुत पुराना और वेल प्रूवन फैक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट कम करके ही फैट लॉस होता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लो, पतला फिर भी हो जाएगा। चलो एक केस में जब वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहा हो, 1200 कैलोरी, 1200 कैलोरी के लिए 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिया पर और कुछ नहीं खाना, फिर 1200 कैलोरी पे फैट लॉस की डाइट का एक मेजर ये भी देखा गया है कि 1200 कैलोरी की डाइट सबको पकड़ा दी जाती है, दैट इज़ अगेन रॉन्ग। एक चीज़ और, हम लोग जैसे बात करते हैं कि ठीक है, फिर आता है कि इंसुलिन का क्या काम, क्या है? इंसुलिन अगर स्पाइक हो भी गया कार्बोहाइड्रेट खा के तो क्या हो गया? इंसुलिन इस चीज़ का ध्यान देता है कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने खाया है उससे जितना भी ग्लूकोज बना है वो ट्राइग्लिसराइड बन के हमारे फैट सेल्स में चला जाए। मैं जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ तो इंसुलिन ये चीज़ इंश्योर करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ ग्लूकोज फैट सेल्स में चला जाए। अब अगर इतना कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो कि उसको फैट सेल में भेजना पड़ रहा है तो क्या वो फैट सेल से कभी निकल के आएगा? और ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि मैंने सुबह एक्स्ट्रा खा लिया था, मैं शाम को एक्सरसाइज करके उसे बर्न कर दूंगा। बॉडी एक दिन में ऐसे चेंज नहीं होती कि सुबह मेरी बॉडी फैट गेनिंग मैकेनिज्म में है, शाम को फैट लॉस मैकेनिज्म में है। नहीं, इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू अ फैट बर्निंग इन्वायरमेंट। और अगर मेरी बॉडी अभी फैट गेनिंग इन्वायरमेंट में है, इट इज़ कंपल्सरी टू मेंटेन द रेशियो ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट।
इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रेशियो क्या होता है, किस बेसिस पे हम लोग जज करते हैं कि किस रेशियो में हमारा खाना बनना चाहिए। फैट एंड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अभी हम लोग आगे इस सेशन के एंड में मैं आंसर करता हूँ इसको। हाँ, मैं कह रहा था कि हमारी बॉडी ऐसा नहीं कर सकती कि मैं फैट गेनिंग में हूँ सुबह और शाम को फैट लॉस के इन्वायरमेंट में हूँ। हम डेली बेसिस पे चेंज नहीं होते। अगर मैं फैट बर्निंग इन्वायरमेंट में हूँ पूरे 30 दिन से और मैं किसी एक दिन कुछ खा भी लूँ कार्बोहाइड्रेट या मीठा, तो मैं इमीडिएटली उस दिन फैट गेन करके अगले दिन दोबारा फैट लॉस नहीं करने लगूंगा। इट टेक्स टाइम टू गेट इन टू अ सर्टेन प्रोसेस, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। एक चीज़ हमें ये भी पता लग गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सर्टेनली नॉट द बेस्ट वन। क्योंकि पहले ये बोला गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द गुड फ्यूल या फटाफट एनर्जी मिलती है। फटाफट एनर्जी मिलना ज़रूरी है क्या? 3:2:1 डिपेंड्स। 3:2:1 में अगर हम 1/6 कर 16% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 16% क्यों, 16% कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना है सर? शुभम सर, ये भी वेरिएबल है, मतलब आई बिलीव ये आपको ही पता है। कुछ लोग हैं जो कितना का भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, एग्जांपल हमारा फ्रेंड वासु, वो कुछ भी खा ले वो मोटा नहीं होगा। बट सो सॉरी, हाँ डिपेंड्स, नॉट फॉर ऑल, एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं पीसीओडी है उनको, एंड उनको अगर मैं 30 ग्राम भी वो जो वेजिटेबल्स के थ्रू आते हैं कीटो में, उनको अगर उससे ज़्यादा देता हूँ उनकी बॉडी में फटाफट फैट आना स्टार्ट हो जाता है। येस, पर्सन टाइप, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द पर्सन एंड द टाइप ऑफ बॉडी। बट एक चीज़ और होती है, हम लोग अगर इन जनरल बड़े ग्रुप को एड्रेस करते हैं तो हम लोग करेक्ट न्यूट्रिशन की बात करें तो करेक्ट न्यूट्रिशन वो होता है जो मैं XYZ किसी को भी दे दूं और किसी को भी कोई बैड इम्पैक्ट ना आए। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम के नीचे रखने की बात करता हूँ तो दैट इज़ समथिंग जो कि मैं किसी को भी दे सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज़, क्योंकि उससे कुछ इशू नहीं आएगा, किसी की बॉडी में कोई मेटाबॉलिक इश्यूज़ नहीं आएंगे। किसी की बॉडी 60 ग्राम तक टॉलरेट कर सकती है तो मैं 60 ग्राम भी दे दूंगा। वो अगेन ये सब हिट एंड ट्रायल का पार्ट होता है जब हम लोग डाइट कंसल्टेशंस पे जाते हैं। जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ लोग तो 100 ग्राम खा के भी पतले रहते हैं। शुभम सर हमारा, शुभम सर और मेरा एक फ्रेंड है वासु, वो कितना भी खा ले, मतलब यू कैन इमेजिन द, आप एक कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट इमेजिन करो, 20 केले, वो 20 केले खा सकता है बट वो नहीं होता मोटा। बट हम लोग उसको ये रेकमेंड नहीं कर सकते कि 20 केले रोज़ खा, लाइफ लॉन्ग खा, चीनी खा, क्योंकि अ, उसे भी पता है और हमें भी पता है कि एक टाइम पे बॉडी गिव अप कर सकती है, तो मैं हम वो रिस्क ले ही क्यों। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि हम लोग का जो हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के पास इकलौते सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। एंड डेफिनेटली आप कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी चाहे होल ग्रेन से लो, चाहे ओट से लो, चाहे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से लो, वो मेनली ही इज इनसेन, ही इज गॉड गिफ्टेड, ही इज अ जेनेटिक फ्रीक। उसका मसल गेन अच्छा होता है, फैट नहीं आता। और वो कितना भी खा ले, 3 महीने 1 साल, वो साल भर खाता है और वो हाथ ऊपर करता है तो उसके सारे रिब्स दिखेंगे आपको इजीली। पर वो खुद अपने क्लाइंट्स को मेनली कीटो कराता है क्योंकि ही अंडरस्टैंड्स न्यूट्रिशन साइंस। वो अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करे पर वो कभी भी गलत गाइडलाइन नहीं दे, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो इट्स दैट शुड बी साइंटिफिकली एंड लॉजिकली करेक्ट। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डेफिनेटली नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और एक चीज़ और, अगर हम लोग ओट्स या होल ग्रेन भी खाते हैं तो भी हमारी बॉडी फैट गेन कर सकती है उतना ही। एग्जाम्पल, मैं 10 ग्राम, ये चीज़ ग्लिसमिक इंडेक्स और ग्लिसमिक लोड से आती है। ग्लिसमिक इंडेक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं, इट इज़ लाइक आपने देसी दारू थोड़ी सी पी, लिवर डैमेज हुआ, अंग्रेजी दारू थोड़ी ज़्यादा पीनी पड़ेगी तब लिवर डैमेज होगा, बट होगा ज़रूर। देसी दारू इज़ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, अंग्रेजी दारू इज़ होल ग्रेन। कुछ 5 साल में आपको मोटा कर रहे हैं, कुछ आपको 10 साल में करेंगे, बट करेंगे क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है। एक चीज़ और, साथ ही साथ अगर फैट गेन होगा तो वो फैट बर्न को भी प्रिवेंट करेगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स का हमें ये भी पता है कि द ओनली फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज सप्लाई ऑफ एनर्जी, और सप्लाई ऑफ एनर्जी का काम भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी क्या असेंशियल नीड है
हाँ नो डाउट पेट भरने की फीलिंग देता है, हमें अच्छा लगता है कार्बोहाइड्रेट खा के, पराठे अच्छे लगते हैं, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है, बट अच्छी तो दारू भी लगती है, क्या पीनी चाहिए। अच्छी तो स्मोकिंग भी लगती है, क्या पीनी चाहिए। सेम वही, ये एडिक्शन वाली चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और कोकेन हमारे ब्रेन के सेम रिसेप्टर पे जाके वर्क करता है। पर शुगर साफ बिकता है, कोकेन के लिए जेल हो जाती है। बट दैट डजंट मीन कि आराम से बिक रहा है तो इट इज़ हेल्दी ऑल्सो। आराम से दारू भी बिकती है, वी नो दैट इज़ नॉट हेल्दी, बट इकॉनमी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें अपनी बॉडी में क्या डालना है, क्योंकि हमारा सिस्टम है, हमें ध्यान देना है इस पर। एक चीज़ और, कोई भी न्यूट्रिएंट जो हम लोगों को डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल पीते हैं हम तो मतलब अगेन दैट इज़ टोटली योर कॉल, मतलब उसको कोई रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है। लोग प्रोटीन पीने से पहले डॉक्टर से पूछने की सोचते हैं, मैं इतना प्रोटीन ले रहा हूँ कुछ होगा तो नहीं। दारू पीने से पहले कोई नहीं पूछता, क्योंकि पता है ही बेकार, पूछना क्या है इसमें, डैमेज तो होगा बट पीनी है। सेम वे ये प्रोटीन फैट, ये खाना, अच्छा खाना तो अच्छी चीज़ है, उसके लिए हम लोग बहुत स्केप्टिकल हो जाते हैं कि अरे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इतना प्रोटीन लिख के दे दिया क्या हो जाएगा। एक बात ये है कि हम इंडियंस की डाइट में ओवरडोज ऑफ प्रोटीन कब से होने लग गया। मतलब हार्डली कोई इंडियन होगा जिसकी डाइट में, उसके घर में पनीर भी रोज बनता होगा, और वो भी कितना बनता है, 200 ग्राम पूरे परिवार के लिए। एक आदमी 1 केजी खा सकता है पूरे दिन में, डिमांड की बात करें तो 180 ग्राम प्रोटीन के लिए उसे 1 केजी पनीर खाना पड़ेगा रोज। 180 ग्राम इज रिक्वायर्ड बाई दोज हु आर इनटू हेवी लिफ्टिंग, बट स्टिल आई हैव अ फ्रेंड जो रोज 2 केजी खाता है, उसकी डिमांड है उतनी, 2 केजी पनीर रोज। वो अंडा नहीं खाता, चिकन नहीं खाता, मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो 2 साल से ऐसा कर रहा है, ही इज स्ट्रिक्टली इनटू कीटो। 2 साल से 2 केजी पनीर रोज खा रहा है, और वो बोर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक गोल है माइंड में। आरडीए तो बहुत बाद में सर, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट नहीं मीट होती इंडियंस की तो वो 2 साल से कर रहे हैं क्योंकि गोल है। तो वंस यू हैव अ गोल, जब आपको अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि हाँ इसी में रहना है ज़िंदगी भर, घर बदल लोगे, गाड़ी बदल लोगे, बॉडी नहीं बदल सकते, तो हम लोग वो करेंगे जो हमारी बॉडी के लिए सही है। और वो तब कर पाएंगे जब हमें खुद पता होगी सही क्या है। अपने एंड पे सही करने के लिए तो लोग पपीते वपीते भी खाते रहते हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा फ्रूट्स बेकार है, बट लोग ओनली फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे कहीं पे देखा था ऐसा। थोड़ा लॉजिकल अप्रोच लगाना होता है हम लोगों को, करेक्ट गाइडलाइंस सुननी चाहिए, खुद खुद पता करो आरडीए लेवल्स क्या है, न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। 3 अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट है तो हमें फ्रूट से क्या मिल रहा है? फ्रूट से प्रोटीन मिलता है? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो क्यों खाऊं? फ्रूट से मिलता क्या है? लोग विटामिन के चक्कर में खाते हैं, कितने विटामिन मिलते हैं? 16 संतरे खाने पड़ेंगे तब जाके एक लिम्सी की गोली के बराबर, एक लिम्सी की गोली के बराबर बनेगा उसमें न्यूट्रिशन। 16 संतरे में डेली खाने लग गया तो फिर मैं खाना कैसे खाऊंगा? सो दैट इज़ द रीज़न लास्ट टाइम वाली वीडियो में मैंने बोला था मैक्रो न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से पूरा करने लगे तो हमें बाकी खाने की जगह नहीं बचेगी पेट में। एक चीज़ और, कोई भी न्यूट्रिएंट जो हमें डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करे और जो हमारी बॉडी खुद से ना बना पाए, वो न्यूट्रिएंट होता है एसेंशियल। ओनली शुगर, फ्रूट्स में हाँ फ्रूट शुगर होता है, दैट इज़ फ्रक्टोज मेनली। और फ्रक्टोज इज अनदर मेजर रीज़न फॉर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। जो लोग दारू नहीं पीते बट फिर भी फैटी लिवर होता है, उसका रीज़न है ओवर इनटेक ऑफ फ्रूट्स। बट हम लोगों को लगता है कि फ्रूट्स तो अच्छे हैं, सीजनल फ्रूट खाओ। क्या हो जाएगा अगर मैं आम की सीज़न में आम नहीं खाऊंगा? कोई कमी आ जाएगी? कुछ कोई कमी नहीं आएगी, हमारा माइंड सेट है जो जिसको लगता है कि अरे कुछ मिस आउट कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे लोग पीयर प्रेशर में आ गया है, पार्टी में जा रहे हैं तो दारू तो पीनी है ना, नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? दारू के बिना क्या इंजॉयमेंट नहीं होता? मैं मोहित सर, मैं आपको नहीं बोल रहा कुछ भी, ना ही मैं उस बारे में जाऊँगा, बट हाँ इन जनरल अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों ने ना एक स्टीरियोटाइप बना लिया है चीज़ों का, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए तभी सही है। नहीं, कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है। सही क्या है वो देखो, एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो क्या सही करे और क्या करना है। ओनली शुगर, मेरी सिस्टर ने अभी रिसेंटली कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब छोड़ दिए थे, बट चाय में उन्हें चीनी चाहिए। तो मतलब वो क्यों? उसकी ऐसी क्या एडिक्शन है? दैट इट सेल्फ इज एडिक्शन।
लास्ट 4 ईयर से मैंने फ्रूट नहीं खाया। गुड, वेरी गुड। बिकॉज अगेन, जिनका मैं आपको एग्जांपल दे रहा था पहले, पीसीओडी है और वो 30 ग्राम कीटो के अलावा वो कुछ भी करते तो उनको फैट गेन होता है। उनको भी, उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं पिया, उनको फैटी लिवर भी है और मेजर है। और वो फैटी लिवर का इशू काफ़ी बार आता है, और उन्होंने हमें बताया था कि बहुत टाइम से बहुत सारे फ्रूट्स खाए हैं उन्होंने। तो होता है, कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट्स में फैटी लिवर होने का रीज़न हो सकता है ओवर इनटेक ऑफ फ्रूट्स। क्योंकि पहले के ज़माने में फ्रूट्स हम लोगों को भगवान ने एज अ रिवॉर्ड दिए थे। जंगल में घूम रहा है, जानवर मारा, जानवर खाया, किसी दिन चलते चलते एक पेड़ पे कुछ लगा हुआ मिल गया एज अ ट्रीट, कि चलो बहुत दिन हो गई, कुछ खा लो, भगवान ने दे दिया। बट आजकल हमारे फ्रूट्स हमारे टेबल पे रखे होते हैं, दिन में चलते टाइम 4 बार खाते हैं। रॉन्ग। फ्रूट्स, फ्रूट के पल्प के जूस आते हैं, माज़ा, माज़ा फ्रूटी, ये सारी चीज़ें ऐसे बिक रही हैं और लोग खरीदे जा रहे हैं। चीनी की एडिक्शन हमें पता लगती है इससे। चीनी हटा दो किसी की डाइट से, वो वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ड्रग एडिक्ट बिहेव करता है। थोड़ी सी चीनी ले लूँ एक दिन बस, मतलब दैट इट सेल्फ शोज़ कि कितनी एडिक्शन है चीनी की। और हम लोग को लगता है कि चीनी खाना जस्ट एक नॉर्मल हैबिट है। नो, इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। हर वो न्यूट्रिएंट जो हमें डिजीज़ फ्री रहने में हेल्प करे और जो कि हमारी बॉडी खुद से ना बना पाए, वो होते हैं असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट जो हमें डिजीज़ फ्री रहने में हेल्प करते हैं बट हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, वो होते हैं नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मेरी बॉडी अमीनो एसिड्स नहीं बना सकती, मेरी बॉडी फैटी एसिड नहीं बना सकती, पर मेरी बॉडी ग्लूकोज बना सकती है फ्रॉम प्रोटीन, फ्रॉम बॉडी फैट एंड फ्रॉम अदर अमीनो एसिड्स। तो इसलिए मेरे को ग्लूकोज का डायरेक्ट सोर्स लेना ज़रूरी नहीं है। बनाना इज़ रेडियो एक्टिव, हाउ डज इट वर्क एज न्यूट्रिशन, आई नॉर्मली ईट 1 बनाना इन ए वीक। क्यों क्यों लेना है सर आपको बनाना? बनाना में ऐसा क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कायदे से आप बनाना का न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखना, आपको प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। लिखा होगा प्रोटीन 0.1 या 0.2 या कुछ भी ग्राम्स में लिखा होगा, बट हर वो सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें लगभग 20%, 100 ग्राम में 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन कंटेंट नहीं है, उसे एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन कभी ट्रीट मत करना। यू विल एंड अप ईटिंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ फॉर दैट प्रोटीन। बनाना इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किस सेंस में? और यू हैव हर्ड, तो एक चीज़ और, कुछ भी सुनी हुई बातों पे मत जाओ। आप गूगल पर डाल सकते हो रिसर्च पेपर्स रिलेटेड टू बनाना एक्टिव एंड इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। कोई रिसर्च पेपर मिले जिसमें ऐसा बोला गया हो तब समझ में आएगा, अदरवाइज। और रेडियो एक्टिव है भी तो भी, अभी हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट पे चिपकेंगे, मतलब विल स्टिक टू द टॉपिक। क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव है भी तो भी पॉइंट है कि वो मेरी बॉडी में आने के बाद क्या करता है। क्योंकि रेडियो एक्टिव के ऊपर मैं इसमें गगन बोल रहा हूँ, शुभम सर के भी व्यूज़ चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी है। मैं आई विल डेफिनेट, इट इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म, बनाना इंक्रीजेज द मेटाबॉलिज्म। हाउ? ये वो वाला कंसेप्ट आ रहा है कि आप दिन में 5 बार ही खाओ, कुछ भी खाओगे तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में मेहनत करनी पड़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए और बहुत तरीके हैं, हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और मैं थर्मोजेनिक फूड खा सकता हूँ। हरी मिर्च का पेस्ट बना के अपनी सब्जियों में ऐड कर दो, हरी मिर्च खाओगे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वेटिंग होगी, दैट इज़ थर्मोजेनिक। प्रोटीन इज़ थर्मोजेनिक। बनाना में, बनाना को डाइजेस्ट करने के लिए, एक तो बनाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, प्लस बनाना में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी वजह से जो बाद में फैट गेन होगा उसका क्या? बनाना खा के फैट लॉस हो सकता है, हाँ हो सकता है, अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे जाओ, बट कम खाने से अच्छा है बनाना अगर छोड़ भी दोगे, नहीं भी खाओगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। उसके बाद देर इज़ नथिंग। हाँ, हम लोग असेंशियल और नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे। जो चीज़ हमारी बॉडी नहीं बना सकती है खुद से, जो हमें बाहर से खाना ही पड़ेगा, दोज आर असेंशियल। जो हमारी बॉडी खुद से बना सकती है और हमारी बॉडी को चाहिए, वो होते हैं नॉन असेंशियल। तो अगर हम लोग इसको इन डेप्थ और बात करें तो हमने असेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में सुना है, असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में सुना है, कभी भी असेंशियल ग्लूकोज नहीं आता टर्म। ना ही ऐसा आता कि असेंशियल शुगर। मेरे को इतनी चीनी तो खानी ही चाहिए, पोटेशियम की वजह से स्लाइटली रेडियो एक्टिव बोला जाता है बनाना को। ओके, तो मैं पोटेशियम के लिए कोकोनट वाटर क्यों ना लूँ? केले से ज़्यादा पोटेशियम है उसमें।
ऑल्सो आपने बोला इट इंक्रीजेज अ मेटाबॉलिज्म। ऊपर आपने एक चीज़ नेगेटिव लिखी बनाना के लिए, फिर आपने एक चीज़ पॉजिटिव लिखने की कोशिश की है। पहली चीज़, बिकॉज ऑफ इट्स कार्बोहाइड्रेट इट इज़ समथिंग विच आई विल नेवर रिकमेंड, ना मैं किसी को करता हूँ। दूसरा, पोटेशियम की वजह से रेडियो एक्टिव भी बोला जा रहा है, अब तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए मेरे पास और बहुत बेटर ऑप्शंस हैं, तो मैं बनाना को बिल्कुल त्याग रहा हूँ और गलती से भी नहीं दूंगा किसी को। थैंक्स फॉर एनलाइटनिंग मी, मेरे को रेडियो एक्टिव नेचर के बारे में नहीं पता था। तो ये भी एक चीज़ हम लोगों को क्लियर होती है इससे। एवरी डे इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं पढ़ता हूँ, गगन सर पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, अभी विक्रम सर आए थे, हम लोग तीनों मतलब वी ट्राई कि हम लोग जितना पढ़ सकें अपनी फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग देने तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहते, हम लोग लोगों में चेंज लाना चाहते हैं। हम लोग ऐसे कोचेज़ या ऐसे ट्रेनर्स बनने की कोशिश करते हैं। और आज एक और नई चीज़ सीखी, दैट इज़ गुड, एंड थैंक्स अ लॉट गुरप्रीत सर फॉर दिस टॉपिक। दूसरा, अब हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पे कि असेंशियल शुगर या असेंशियल कार्बोहाइड्रेट जैसी कोई टर्म नहीं है मेडिकल साइंस में। मतलब इतना तो खाओ वरना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, पोटेशियम इज़ मच बेटर। मेरे को पूरा कमेंट क्यों नहीं दिख रहा आपका? शुभम सर, अलग अलग लाइन में टाइप करना, बिकॉज मेरे को सी मोर आ रहा है जिसमें, सॉरी, कोकोनट वाटर फॉर पोटेशियम, या सी मोर आ रहा है जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो उसमें हाँ, बनाना से डिमांड फुलफिल भी नहीं हो सकती बॉडी की। एग्जैक्टली, पोटेशियम बनाना में बहुत कम है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, असेंशियल शुगर और असेंशियल कार्बोहाइड्रेट जैसी कोई टर्म नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से ग्लूकोज बना सकती है, प्रोटीन से भी। ऑल्सो इससे हमें ये चीज़ पता लगती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जितना चाहिए, आइडियली तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट है नहीं चाहिए कि, बट फिर भी ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट पे कोई नहीं जाता। क्यों ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है? बिकॉज हर सेल की फंडामेंटल में 0.0 ग्राम समथिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो देयर हर सेल में। तो उतना कार्बोहाइड्रेट आप कुछ भी खाओगे तो आ ही जाएगा। अंडे में भी आप चेक करोगे इंडेक्स जाके, तो हल्का सा कार्ब कंटेंट है। नो वन कैन बी ऑन अ जीरो कार्ब डाइट। अगर आप पत्ते भी नहीं खा रहे, पत्ते वगैरह भी छोड़ दो, सिर्फ मीट खाओ या सिर्फ अंडे खाओ घी में पका के, तो भी आपको कुछ माइन्यूट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही मिलेगा। और फिर भी हम लोग तो फिर भी सब्जियां खाने को बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर गट हेल्थ। लास्ट न्यूट्रिएंट आता है हम लोगों का फैट। फैट हमें 9 कैलोरीज देता है, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था आज ही। 9 कैलोरी मतलब इट इज़, गगन भाई, अंकुर विल टेल द रोल एट द एंड, वी शुड वेट। शुभम सर, लीफी वेजिटेबल्स में भी है। हाँ जी मैम, लीफी वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हर वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 100 ग्राम में शायद 1 या 2 ग्राम मिले लीफी वेजिटेबल से, बट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट आता ही आता है, आप लोग नहीं अवॉइड कर सकते कार्बोहाइड्रेट खाना। और किसका रोल सर, किसका रोल बताना है मेरे को? गुरप्रीत सर, एक बार मेरे को बताइए मेरे को किसका रोल बताना है, क्योंकि आई होप ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो चुका है कि पोटेशियम बेसिकली बनाना इज समथिंग विच इज़ नॉट रिकमेंडेड, हमें नहीं लेना है, सिंपल। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि फैट से हम लोग को 9 किलो कैलोरीज मिलती हैं। ऑल्सो 9 किलो कैलोरीज इज समथिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। उनमें 4 और 4 कैलोरीज मिलती है, डबल से भी ज़्यादा कैलोरीज देता है हमें फैट। दूसरा, दुनिया में कोई ऐसा दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। आवर पल्सेस, दाल, अगेन ऑलिगोसैक्राइड, उसमें स्टार्च होता है दाल में, प्लस दाल में जो प्रोटीन होता है दैट इज़ नॉट कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मैंने बताया A से Z 26 अल्फ़ाबेट्स होंगे तभी हमारा सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हम बना पाएंगे। सेम वे, अगर 20 के 20 अमीनो एसिड्स होंगे तभी हम अलग अलग टाइप के प्रोटीन दुनिया में बना पाएंगे, जिसको हम बोल सकते हैं बेसिकली कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन या क्लास 1 प्रोटीन। अब प्रॉब्लम आती है विद दाल इसकी, उसमें दाल में पूरे 20 अमीनो एसिड्स नहीं होते। दोज आर इनकम्प्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जिन्हें हम क्लास 3 प्रोटीन बोलते हैं। प्लस दाल में प्रोटीन कंटेंट कितना है? वेरी लेस, 14, 15 या 13 ग्राम्स के आसपास है इन 100 ग्राम्स। ऑल्सो अगर मेरे को हम लोग बोले कि अगर मेरे को 100 ग्राम प्रोटीन लेना है और मैं सिर्फ दाल से लेने की कोशिश करने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज उतना प्रोटीन पूरा करने के लिए मेरे को बहुत सारी दाल खानी पड़ेगी। अब उतनी दाल में ऑलिगोसैक्राइड की फॉर्म में स्टार्च भी आएगा।
स्टार्च इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो क्या मेरे को उतना स्टार्च लेना चाहिए? उससे अच्छा होता है इफ़ एट ऑल आप अंडा पनीर आप मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो, तो दाल की जगह आई वुड रेकमेंड कि आप सोया प्रोटीन आइसोलेट के डब्बे आते हैं, डब्बे एज इन दोज आर सप्लीमेंट्स। वो लोग क्या करते हैं, यही अमीनो एसिड्स एक्सट्रैक्ट करके जितने अमीनो एसिड प्रोफाइल में कमी है वो अमीनो एसिड अलग से उसमें ऐड करके आपको कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोया प्रोटीन। तो आप वो ऑप्शन ट्राई कर सकते हो बिकॉज दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन। दाल का पानी अच्छा होता है क्या बॉडी के लिए? सिर्फ पानी कैसे अच्छा हो सकता है? ऑल्सो दाल उबालोगे तो दाल का प्रोटीन पानी में नहीं आएगा, चिकन उबालोगे तो चिकन का प्रोटीन पानी में नहीं जाएगा, वो हार्ड है, उसी सब्सटेंस में ही रहेगा। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। दाल का पानी, एग का येलो पार्ट इज़ गुड बिकॉज एग का येलो पार्ट, अभी एक बार फैट्स कवर करेंगे तो आपको ये भी कवर हो जाएगा। हाँ, उबाल के भी सर प्रोटीन नहीं निकलेगा उसमें से। चावल आपने उबाल दिया, चावल उबालने के बाद क्या चावल का कार्बोहाइड्रेट कहीं और चला जाएगा? अगर हमारे 40 ग्राम चावल में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मैंने उसे पका दिया, तो क्या वो 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कहीं और चला जाएगा? सिर्फ 13 ग्राम चावल रह जाएंगे? नहीं ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर पार्ट ऑफ द फूड। उबाल के, पका के, एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ कुकिंग, एक्शन ऑफ बॉइलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर फूड इज नेग्लिजिबल। आपके न्यूट्रिएंट्स को कुछ हार्म नहीं करता वो। प्रोटीन चिकन में था, चिकन में है, चिकन में ही रहेगा। दाल में था, दाल में ही रहेगा, उबालो या कुछ भी करो। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एग येलो इज गुड मैम, अगर इफ जस्ट इन केस इफ यू आर इन अ हरी, एग का येलो पार्ट इज गुड बिकॉज उसके अंदर 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज देयर प्लस 6 ग्राम्स ऑफ फैट इज देयर ऑल्सो। एग का येलो पार्ट का जो फैट है, इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। ये चारों विटामिन हर इंसान को चाहिए होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस मेरी पिछली वाली वीडियो में है, यू कैन हैव अ लुक। विटामिन ए, डी, ई, के हम लोगों को एग योक से मिलते हैं। ऑल्सो एग योक में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल अगर आप नहीं खाओगे तो हमारी बॉडी खुद से बनाएगी। अगर खुद से बनाना ही पड़ रहा है तो उससे अच्छा आप खा लो, क्योंकि बनाने में बॉडी के ऊपर लोड भी पड़ता है। फैट के ऊपर पूरा एक टॉपिक आएगा। आज का टॉपिक था प्रोटीन, ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का इन जनरल डिस्कशन। आगे चल के हम लोग तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट संडे को होगा प्रोटीन, उससे नेक्स्ट होगा कार्बोहाइड्रेट, उससे नेक्स्ट होगा फैट्स। उस फैट्स वाले में कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़रूरी है, क्यों कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कवर करेंगे। B12 आपको पूरा नहीं मिलेगा अंडे से, उसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। इनफैक्ट ए, डी, ई के भी आपको सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे। बट हाँ, येलो खा सकते हैं। एग येलो से वेट गेन नहीं होगा, नहीं। हम लोग मोटे होते हैं बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट खा के मोटे नहीं होते हैं। ये हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले सेशन में भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी। सबसे पहला सेशन जूम पे था तो उसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अभी आगे हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स के नेक्स्ट वीक हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से हम लोग मोटे होते कैसे। अच्छा, अब एक चीज़ आती है कि फैट, विच सोर्स ऑफ बॉडी, विच सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी में कौन सी सोर्स से एनर्जी निकाल रहे हैं। दैट मीन्स मैं प्रोटीन से एनर्जी ले रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट से ले रहा हूँ, एडिबल फैट खाने वाले फैट से ले रहा हूँ, या अपने बॉडी फैट से एनर्जी ले रहा हूँ। ये मेरे एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, मैं कितना खेल के आया हूँ, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसलिए मेरी बॉडी फैट बन करेगी, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या खा रहा हूँ ये डिसाइड करेगा कि मेरी बॉडी कहाँ से एनर्जी ले रही है। यही रीज़न है, अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हो कार्बोहाइड्रेट, बॉडी गेनिंग सीजन, वो इतना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन खाते हैं कि वो कितना भी एक्सरसाइज कर ले उनकी बॉडी को एनर्जी डिमांड सारी खाने से ही पूरी हो जाती है, तो वो उनके फैट सेल्स को यूज़ ही नहीं कर पाती। सेम वे, अगर मैं 1 घंटा भी एक्सरसाइज करूँ या एक्सरसाइज ना भी करूँ, पर अगर मैं अपना खाना अकॉर्डिंगली चेंज करता हूँ, दैट इज़ द रीज़न डाइट कंसल्टेशंस या खाली डाइट प्लान लिखे भी लोग पतले होते हैं, क्योंकि हम लोग एनर्जी सिस्टम चेंज करते हैं, बॉडी को सिखाते हैं हाउ टू यूज़ योर ओन बॉडी फैट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। तो हमारी बॉडी कौन से सोर्स है, आई विल नॉट बी एबल टू व्यू योर मीटिंग ऑन द जूम
सर फर्स्ट मीटिंग का मतलब आई एम सो सॉरी, बट हाँ उसके नोट्स हैं ग्रुप में, यू कैन हैव अ लुक। अच्छा, तो हमारी बॉडी, मैं अगर क्या बोलते हैं उसे, मैं अगर एक्सरसाइज भी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मेरी डाइट डिसाइड करती है कि मेरी बॉडी किस सोर्स से एनर्जी डिराइव करेगी, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, या फैट से, या फिर बॉडी फैट से। ये हमारा फूड डिसाइड करता है। दिस इज नॉट इन एनी वेयर लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग। आप एक्सरसाइज करोगे और आपको लगे कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, ये गलत है। नो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कैन आउट परफॉर्म एंड ओवरलुक द इम्पॉर्टेंस ऑफ करेक्ट न्यूट्रिशन। उसके बाद फैट, हमारे जो फैट है ये कोई बैकअप फ्यूल रिजर्व नहीं है। हम लोग को लगता है कि हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर है ये बैकअप के लिए है, कि जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी यहाँ से यूज़ कर लेगी। नहीं, हमारी बॉडी के लिए हमारा फैट शुड इट वाज एंड इट शुड ऑलवेज बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। हमारी बॉडी को हमेशा हमारे फैट सेल से ही एनर्जी लेनी चाहिए। प्रोटीन उतना खाओ जितने में प्रोटीन के जो फंक्शन है वो पूरे हो जाए, ये मैंने कवर किया था। फैट उतना खाओ जितने में फैट के फंक्शंस पूरे हो जाए, एनर्जी सप्लाई ना करे। प्रोटीन उतना खाओ जितने में प्रोटीन के फंक्शंस पूरे हो जाए, एनर्जी सप्लाई ना करे। एनर्जी सप्लाई के लिए हमें हमेशा अपने बॉडी फैट को यूज़ करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया था, एक इंसान जिसकी बॉडी पे एब्स हैं क्लियर, उसकी बॉडी में भी 5 kg फैट होगा लगभग, ईजिली होगा। क्योंकि 100 kg का इंसान विद 5% ऑफ बॉडी फैट, ही विल ऑल्सो हैव 5 kg ऑफ फैट। अगर वो इंसान 2000 कैलोरी बर्न करता है डेली, तो भी 5 kg फैट मतलब 45,000 कैलोरीज, वो फिर भी 20 दिन जिंदा रह सकता है बिना कुछ खाए। और हम लोगों की बॉडी में तो 20-20 kg का फैट होता है। तो मेरे को उतना खाना खाना ही क्यों है? उतना दो जितने में हमारी बॉडी के असेंशियल फंक्शंस का काम पूरा हो जाए, उतना ही प्रोटीन दो, उतना ही फैट दो। और कार्बोहाइड्रेट कोई एसेंशियल फंक्शन पूरा करते नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट मत दो। जो एनर्जी रिकवरी की डिमांड है, जो एनर्जी सप्लाई चाहिए बॉडी को अपने फैट सेल्स यूज़ करने दो ना। आप फीड ही करते रहोगे तो बॉडी कैसे सीखेगी कि इसको यूज़ करना है? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आता है कि फैट कोई बैकअप फ्यूल नहीं है, फैट हम लोगों का प्राइमरी फ्यूल था। दूसरा, दैट इज यूजुअली नॉट यूज्ड व्हेन वी मेक अ मिस्टेक ऑफ ईटिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगेन, वो फैट तब यूज़ नहीं होगा जब हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाएगी, तो वो इसको यूज़ करेगा ही क्यों? इंस्टेंट एनर्जी मत दो, बॉडी को एफर्ट लगाने दो यहाँ से एनर्जी निकालने में। फैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। एक तमाम, दिस इज फॉर यू एंड फॉर एवरीवन एल्स। विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सोल्यूबल वाइटामिन। ये चारों तभी हमारी बॉडी पे ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेंगे अगर हम लोग खाने में फ़ैट खाएंगे। फैट फ्री डाइट इज़ यूजलेस। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आप कितनी भी धूप में खड़े हो जाओ, विटामिन डी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और विटामिन डी हमें धूप से मिलता भी नहीं है ज़्यादा। जिस धूप से मिलता है वो है 11 से 1 बजे वाली धूप। गर्मियों में कहाँ कौन खड़ा होता है, सर्दियों में नहीं खड़े होते। लाइफस्टाइल ऐसा है, जॉब प्रोफाइल ऐसा है, लोग नहीं ले पा रहे धूप। तो विटामिन डी भी सप्लीमेंट ही करो। प्रॉब्लम इज आजकल हर चीज़ सप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सारी गोलियां बुरी नहीं होती, सारी नेचुरली उगने वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती। नेचर में तो जहरीले मशरूम भी है, नेचर में शुगर केन भी है, पर क्या वो हेल्दी है? गन्ना उगता है, उसी से चीनी बनती है, क्या वो हेल्दी है? नेचर में बनाना उगता है, आज अभी बनाना के ऊपर डिस्कशन हो, क्या वो हेल्दी है? नहीं। हर गोली बुरी नहीं होती, हर नेचुरल चीज़ अच्छी नहीं होती, ये हम लोगों को समझना है। दूसरी चीज़, फैट थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में जो फैट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही मेंटेन करना। ना ज़्यादा सर्दियों में हमें सर्दी से बचाता है, गर्मियों में गर्मी लगने से बचाता है। तो फैट का एक और फंक्शन है बॉडी में। ये बॉडी फैट की बात थी। अगर हम लोग फैट अच्छे से खाते हैं तो उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स की फ्लूइडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेल्स की फ्लूइडिटी मेंटेन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेल्स की आउटर लेयर की अगर फ्लूइडिटी सही है तभी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। मतलब वहाँ से सेल की बाउंड्री से एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान, आना जाना अलाउ करेगा अगर हमारे सेल की आउटर लेयर की फ्लूइडिटी ठीक है तो। कोलेस्ट्रॉल के एब्सेंस में वो रिजिड हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ऑल्सो। फैट हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी नर्व्स। अब एक चीज़ है, जैसे मान लो ये है, ये कोई हमारी नर्व जा रही है,
या केबल जा रहा है घर में इलेक्ट्रिसिटी का, इस केबल के बाहर हम लोगों ने प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई देखी है। सेम वे हमारी नर्व्स के बाहर भी आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। नर्व्स की आउटर कवरिंग में माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में हमारा फैट बहुत हेल्प करता है हम लोगों को। फैट खाते हैं तो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का जो ट्रांसमिशन है, हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हमारी सिग्नल ट्रांसमिशन, हमारा ये इम्प्रूव होता है। जितना बेटर इंसुलेशन होगा उतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। जितना बेटर इंसुलेशन, हमारे नर्व्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ओनली। हमारी नर्व्स का भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का सप्लाई या सिग्नल ट्रांसमिशन गेट्स बेटर इफ़ वी आर टेकिंग राइट अमाउंट ऑफ फैट एंड असेंशियल फैटी एसिड्स। अब ये हमारी माइलिन शीथ और हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट भी करता है और माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। फैट हमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने के लिए, हमारा ब्रेन इज 70% फैट। फैट का इंटेक कम करने वाले लोग, फैट फ्री डाइट खाने की जो सोचते हैं वो लोग, उनका बेसिकली मेमोरी इश्यूज होना इज़ वेरी कॉमन। उनको चीज़ें, वो लोग चीज़ें भूलने लग सकते हैं। अगर वो चीज़ें भूलने लग गया तो उसमें हैरान नहीं होना है, क्योंकि फैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारा ब्रेन 70% फैट से बना है। ऑल्सो अगर हम लोग फैट खाते हैं तो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए भी हमारा फैट बहुत अच्छे से वर्क करता है। फैट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे कॉमन, बहुत कॉमन डिस्कशन था ऑन ऑल द 3 टॉपिक्स। अगर हम लोग इसको समराइज करें तो समराइज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड इट इज़ वेरी मच नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर सेल रिपेयर, ग्रोथ एंड मसल बिल्डिंग। प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, ठीक है। फैट्स जो हैं, हमारे फैट्स जो हैं दे आर लाइक बेस्ट सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। लंबे टाइम तक एनर्जी देने का काम करते हैं फैट आप खाते हो तो अगले 8 घंटे तक आपको एनर्जी लो नहीं होती। तो हमारे फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस फैट से फैट गेन नहीं होता, और हमारे फैट हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गट हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वैसे भाई जब फैट खाते हैं तो हमारा इनर लाइनिंग, हमारे पेट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको बचाने के लिए सैचुरेटेड फैट आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रॉब्लम ये है, ये हम लोग समराइज कर रहे हैं आज के डिस्कशन का। कार्बोहाइड्रेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं तो वो हमारे फैट बर्निंग प्रोसेस को रोकता है, हमें फैट गेनिंग इन्वायरमेंट में डालता है। ऑल्सो it is not the primary source of fuel, it is the preferred source of fuel। प्रेफर्ड और प्राइमरी में डिफरेंस है कि अगर दो चीज़ें पड़ी हैं तो बॉडी आसान वाले के पास जाएगी। कार्बोहाइड्रेट आसान वाला फ्यूल है, प्राइमरी वो फ्यूल जिस पे हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से रन करती है, दैट इज़ फैट। फैट्स आर, इज देयर एनी कॉम्पोजिशन ऑफ फैट, हाउ मच शुड वी टेक। हम लोग नंबर्स और इन डेप्थ डिटेल्स का डिस्कशन जनरलाइज नहीं कर सकते कि किसको कितना लेना चाहिए, तो हम लोग अभी लाइव सेशंस में इस बारे में बात नहीं करते हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरिएबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हम लोग इसको जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। सो सॉरी, ये मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है कि कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं वो अगर हम लोग हल्का सा भी ओवरडू करते हैं, अपना एक राइट बैलेंस ढूंढो। इतना कार्बोहाइड्रेट खाने पे फैट नहीं बढ़ रहा, तो हम लोग को राइट अमाउंट में अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके या राइट अमाउंट फाइंड आउट करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कितना खाना है। हाउ इज़ आई एफ मैम, बस लास्ट टॉपिक एंड लास्ट सेंटेंस इनफैक्ट, फिर मैं आई एफ पे आता हूँ। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस, वेट लॉस से बेटर है पहली चीज़ फैट लॉस पे फोकस करो, बिकॉज वेट लॉस करने के लिए मेरे पास 4 तरीके हैं, 5 4। फर्स्ट है फैट लॉस, मसल लॉस, ऑर्गन्स निकाल दूँ बॉडी से बोन्स निकाल दूँ, 5वां है बॉडी से असेंशियल फ्लूइड्स, ब्लड निकाल दूँ। आउट ऑफ दीज 5, ब्लड निकालना इज़ नॉट हेल्दी, ऑर्गन निकालना नॉट हेल्दी, बोन निकालना नॉट हेल्दी, मसल निकालना नॉट हेल्दी बिकॉज मसल्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या हेल्दी है? सिर्फ फैट लॉस। वेट लॉस के पीछे मत भागो, फैट लॉस के पीछे भागो। मैं 10 kg फैट कम करता हूँ, 10 kg मसल गेन करता हूँ, मेरा वेइंग स्केल तो सेम है, बट मेरे फिटनेस लेवल में दिन रात का अंतर आ चुका होगा। इसलिए बोलते हैं नेवर वे योर सेल्फ। वेइंग स्केल सबसे बेकार मशीन होती है,
नेवर वे योर सेल्फ, ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ। बिकॉज किसी को फर्क नहीं पड़ता आप 100 kg के हो, सबको ये फर्क पड़ता है कि आप दिखते कैसे हो। अब आता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग सिर्फ फैट लॉस के लिए मत करो, इंटरमीडिएट फास्टिंग के और भी बेनिफिट्स हैं। पहले अपना बेसिक डाइट सुधारो। आपने आप करेंटली आप इस लेवल पर हो, आपने अपना बेसिक डाइट सुधारा, आपका ग्राफ यहाँ तक आया, प्रोग्रेशन आया, फिर प्लेटो हिट करा, अपने विटामिन ऐड करो, फिर प्लेटो हिट करा, एक्सरसाइज ऐड करो, फिर प्लेटो हिट करा, सप्लीमेंट्स ऐड करो थोड़े से और अर्जुजेनिक सप्लीमेंट विच आर परफॉर्मेंस एनहांसिंग, इतने सारे चेंजेस। थर्ड वन, कौन सा थर्ड वन, आप नाम बताइए उसका। इतने सारे चेंजेस आने के बाद भी अगर हम लोग लगता है कि अब प्लेटो हिट करना है और फैट लॉस करना है, अब कुछ नहीं बचा डाइट में और चेंज करने को, तब हम लोग फास्टिंग प्रोटोकॉल ऐड करते हैं। और फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग आजकल बहुत मार्केट में आ गई है ये बात। अदरवाइज फास्टिंग को अगर हम इन डेप्थ और हिस्ट्री उठाएं फास्टिंग की, फास्टिंग वॉज इज़ ए नेचुरल थिंग फॉर ह्यूमंस, करनी चाहिए, अपने आप हो जानी चाहिए कायदे से। तो अपने आप होने का मतलब है इंसान जब जंगल में था, जानवर मारा, जानवर खाया, अगले दिन जानवर मारने के लिए निकला, हंटिंग नहीं हो पाई, उस दिन उसे जानवर नहीं मिला, उस दिन वो भूखा सोता था, दैट वाज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, करनी चाहिए, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग के आप बेस्ट बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब आप इसको बेटर क्लैरिटी के लिए यूज़ करो। मेंटल फॉग को भी क्लियर करता है, गट हेल्थ इंप्रूव करता है, जॉइंट पेन दूर करता है। ऑर्गन रिमूवल हेल्दी नहीं है सर, गुरप्रीत सर। मैं किसी को बोलूँ आपकी किडनी निकाल के मैं 1 kg कम कर दूंगा, दैट इज़ नॉट हेल्दी। या एक कोई भी बोन्स निकाल दूँ, यहाँ की हड्डी गायब कर दूँ, कुछ केजी तो कम होगा, दैट इज़ नॉट हेल्दी। वो जोक था एक्चुअली में, समझाने के लिए कि फैट लॉस इंपॉर्टेंट है, बाकी हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बीमारियाँ भी वेट की वजह से नहीं आती। 100 kg का जॉन सीना फिट है, 100 kg का रॉक फिट है, 100 kg के बॉडी बिल्डर्स को बीमारियाँ नहीं आएंगी, बट 100 kg के मोटे इंसान को बीमारियाँ आएंगी, बिकॉज ओबेसिटी से बीमारियाँ लिंक्ड होती हैं। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस करेगा, डेफिनेटली करेगा, फैट लॉस को स्पीड अप भी करेगा, बट उसका प्राइमरी रीजन फैट लॉस नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग को हमने एज अ टूल फॉर फैट लॉस आजकल यूज़ करने लगे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फैट लॉस के लिए नहीं बना था। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग करते हैं सो दैट प्लेटो हिट हो गया है और फैट लॉस नहीं हो रहा है तो एक दिन करी, या फिर इसके हम और डीप में जाते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग है, मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है, आप फास्ट करके ज़्यादा गेन करोगे। उसके बाद आपके हेयर के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, जॉइंट पेन के लिए अच्छा है, ये सारी चीज़ें हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये वाले बेनिफिट्स की साइड जाओ। हम लोग हेल्थ को सिर्फ फैट लॉस या मसल गेन की टर्म्स में अटक के रह गए। ओवरऑल हेल्थ इन सबसे ज़्यादा डीप है। हमें सिर्फ पतला नहीं होना है, हमें अपनी पैथोलॉजी ठीक करनी है। डायबिटिक इंसान की डायबिटीज़ की दवाई छुड़वाने को करेक्ट न्यूट्रिशन बोला जाता है। उसको सिर्फ पतला करके भी आप बोलो आप गोली खा रहे हो, गोली खानी पड़ेगी, बट आप पतले हो गए हो। मैं ऐसे अप्रोच नहीं कर सकता, ना मैं ऐसा करूँगा कभी। जो इंसान लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स की वजह से गोलियां खा रहा है, लाइफस्टाइल एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स मतलब खुद की पाली हुई बीमारियां, डायबिटीज़ खुद की पाली हुई बीमारी है, डायबिटीज़ की दवाई खा रहा है उसकी खुद की गलतियों की वजह से, तो मैं वो दवाइयाँ छुड़वाने की तरफ अप्रोच करूँगा। मैं इस तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता कि सिर्फ पतले हो जाओ पर आपकी दवाइयाँ चली ही जा रही हैं। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। फैट लॉस करना आसान है, दवाइयाँ छुड़वाना मुश्किल है। और अगर सही तरीके से आपने दवाइयाँ छुड़वाई हैं तो उसका फैट लॉस अपने आप हो ही जाएगा। इट इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट। फैट लॉस प्राइमरी नहीं होता, हम लोग बाकी चीज़ें देख के सही करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ एक, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं। फिटनेस में आते हैं प्राइमरली 5 कंपोनेंट, ये हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में डिस्कशन किया था जिसकी वीडियो कहीं नहीं है, सो सॉरी। पहले 5 कंपोनेंट होते हैं फिटनेस के। मसल स्ट्रेंथ, कितना हैवी आप लिफ्ट कर सकते हो, कितनी जान है। मसल एंड्योरेंस, कितने लंबे टाइम तक आप किसी भी मसल को यूज़ कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, फिर आता है हम लोगों का कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडेक्स, मेरा हार्ट और लंग्स कितने लंबे टाइम तक हम लोग उससे काम ले सकते हैं। ये चारों करना, ये चारों हमारी ट्रेनिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। मेरे को इंसान को स्ट्रांग बनाना है, इंसान को भागने लायक बनाना है, इंसान को देर तक काम करने लायक बनाना है, इंसान को
फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है। मैम फैट लॉस हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट है, बट वो प्राइमरी नहीं है। आपको क्या बाकी कोई बेनिफिट नहीं दिखा? इंटरमीडियंट फास्टिंग के बाकी बेनिफिट्स नहीं दिखे आपका? सोचो ना, आप इंटरमीडियंट फास्टिंग, कई लोग वन वन मील अ डे पे भी जाते हैं, दिन में एक बार ही खाते हैं, बाकी अगले 23 घंटे कुछ नहीं खा रहे। आपका कंट्रोल कितना आ गया अपनी लाइफस्टाइल पे, आप खाना देख के भी नहीं खा रहे। वो कंट्रोल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, इतना फर्मली बिलीव करते रहते हो, आपका माइंडसेट। इंटरमीडियंट फास्टिंग सिर्फ पतले होने के लिए नहीं होती, इंटरमीडियंट फास्टिंग आपके माइंडसेट तक को चेंज कर देती है। बैठे बैठे लथार्जी ना आना, अलर्टनेस ऑफ माइंड, काम करने में ज़्यादा फोकस्ड फील होना, मेमोरी पावर शार्प होना, ये सारे इंटरमीडियंट फास्टिंग से होते हैं। विद अवर लाइफस्टाइल वी कैन बैलेंस द फैट लॉस। विद अवर लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर। अच्छा, मैं एक चीज़ कवर कर रहा था, एक सेकेंड। हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं ताकि इंसान स्ट्रांग बने, एथलेटिक बने, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, ये सब हो। ये चारों चीज़ें असिस्टेड बाय प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड प्रॉपर रेस्ट हमें देगी फिफ्थ कंपोनेंट, जो कि है हमारा आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन, मतलब मेरी बॉडी पतली हो जाएगी। ये सब करो, साथ में सही खाना खाओ, सही रेस्ट लो सही अमाउंट में, मेरी बॉडी अपने आप सही हो जाएगी। फैट लॉस, अच्छा दिखना इज ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट अप्रोच। इंटरमीडियंट फास्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फैट लॉस नहीं होता। इंटरमीडियंट फास्टिंग के और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम लोग अपने आप को नेचर के ज़्यादा क्लोज ले जाना चाहते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इंटरमीडियंट फास्टिंग का, क्योंकि नेचर हमें 24/7 खाना अवेलेबल नहीं कराता था, अब कराता है। फ्रिज में रखा है, जब मन करता है खाना बना लेते हैं। हम लोग उस चेन को ब्रेक करके नेचर के क्लोज जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान मेहनत करके खाना मिलता था, जहाँ उसे कि हाँ इस टाइम पे जानवर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टाइम पे जानवर नदी के पास आएंगे पानी पीने, इतने बजे जाओ एक जानवर मार के ले आओ। तो वहाँ से वन मील डे का भी कंसेप्ट आ रहा है। इसी टाइम पे जानवर लाया, फ्रिज होते नहीं थे, उसी टाइम पे मार के खा जाओ, खत्म करो। आइडियली इट शुड बी IF एंड डाइट शुड बी कीटो विदाउट कार्ब्स, 2 डाइट्स 8 आवर्स। अगेन जो आपकी बॉडी कर पाए, 2 आवर्स, 8 घंटे में 2 बारी खाना और बाकी 16 घंटे की फास्टिंग, यहाँ से यूजुअली लोग IF स्टार्ट करते हैं। ये वो टर्म्स हैं जो लोगों ने नेट पे, यूट्यूब पे या रैंडमली बहुत फटाफट सुन लेते हैं। ये करना भी आसान है। लोग इंटरमीडियंट फास्टिंग का, अगर मैं अप्रोच का एग्जांपल दूं, तो मेरे क्लाइंट्स ने 16 आवर्स की भी करी है, 21 और 3 आवर्स की भी करी है, और एक मैम ने अभी रिसेंटली 2 दिन सिर्फ वाटर फास्ट किया, उन्होंने छाछ भी नहीं पिया, सिर्फ पानी पिया है 2 दिन, जिसमें वो अपनी स्कूल की क्लासेस भी लेती थी, अपनी ट्यूशन सेंटर की भी क्लासेस लेती थी, और रात को वर्कआउट भी कर रही थी अपने घर पे। 2 दिन कुछ नहीं खाया, दोनों दिन। उन्होंने बोला अंकुर 2 दिन के बाद मेरा अलर्टनेस लेवल यहाँ से यहाँ था, एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ था, फैट लॉस अमेजिंग हुआ, और इंचेस में मेजर डिफरेंस आया। और बोलते हैं मैंने इतना लाइट और इतना मेंटल कंट्रोल कभी फील नहीं किया। वो अपने बच्चों के लिए सारी मिठाइयाँ, सारी खीर सब बना रही थी, बट बोलती मेरा टेस्ट करने का ही मन नहीं किया। इतना कंट्रोल आता है। IF आपको बहुत सारी चीज़ें देके जाता है, फैट लॉस उन बहुत सारी चीज़ों का सिर्फ 5% भी नहीं है। तो हम लोगों को ना ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखना होता है कि ओवरऑल हेल्थ होती क्या है। स्टेबल माइंडसेट, पतला होना, फैट लॉस मसल गेन, फैट लॉस मसल गेन ये बहुत पुरानी चीज़ें हो गई, बहुत बच्चों वाली चीज़ें हो चुकी हैं। फैट लॉस मसल गेन करना बहुत आसान काम है, बहुत ही ज़्यादा। उसको सस्टेन करना मुश्किल है। एक बार ही पतला होना आसान है, पतले रहना आगे चल के मुश्किल है। और ये तब तक नहीं रह पाओगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम लोग मोटे होते कैसे हैं और क्यों हैं। आई डिड 22 आवर्स फास्टिंग, एग्जैक्टली। ये इतनी फास्टिंग करने का माइंडसेट स्ट्रांग कैसे होता है? जब हम लोगों को पता होता है कि ये करना है, और आपको पता है कि ये चीज़ सही है। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बेसिकली खुद देखो ना, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग हो जाता है कि अगर आप 22 घंटे फास्टिंग कर लेते हो, मतलब किस लेवल की शिद्दत आ गई होगी आप में अगर आपने 22 घंटे फास्ट कर लिया। घर में बाकी लोग खा रहे हैं फिर भी नहीं खाना, मेरे सामने रास्ते में शॉप पे कुछ बन रहा है, या चलते फिरते मोमोज वाले का ठेला लगा हुआ है, नहीं खा रहा मैं। वो माइंडसेट इतना स्ट्रांग। और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? मतलब 3 चीज़ों से। एक तो आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, आपको समझ में आ जाए क्या खाना है क्या नहीं खाना, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, तो हमारा माइंडसेट स्ट्रांग हो सकता है। दूसरा, शिद्दत या डेडिकेशन, या एक गोल है, मेरे को इतना पतला होना है,
ये चीज़ें वो होती है जो माइंडसेट रिलेटेड होती हैं। हमें अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के आप डाइट को लॉन्ग टर्म एज अ लाइफस्टाइल कभी नहीं अपना पाओगे। अगर किसी का गोल ये होता है ना कि मेरे को परसों, एक तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग बोलते हैं मेरे को 1 महीने बाद शादी है, 10 kg कम करना है, तो उन्हें समझाना पड़ता है कि देखो, जब आपका पेट यहाँ से यहाँ जा रहा था तब आपको बीच में कहीं दिखा नहीं। अब आपने जब 10 साल में गेन करा, वो आपको 10 दिन में कम भी करना है या 1 महीने में कम करना है, दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और ऐसे में वो लोग फटाफट उसको पे कर देंगे जो क्लाइंट की खुशी के लिए एग्जैक्टली मन नहीं होता। आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया तो ऐसे में कई लोग उस क्लाइंट, उस ट्रेनर के, उस कोच के पास चले जाएंगे जो आपको फटाफट बोल देगा हाँ हाँ मैं 1 महीने में करा दूंगा, चाहे एंड में ना हो। पर हम लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं जो हमारे हिसाब से बोले। अगर क्लाइंट मेरे को बोलता है कि सर मेरे को रोज एब्स एक्सरसाइज कराओ, तो मैं कभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो तरीका सही नहीं है। बट ऐसे में वो मेरे को, इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट कि वो किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं। वो उसको पैसे देना पसंद करेगा जो उसके हिसाब से कराएगा। जो रोज एब्स की एक्सरसाइज करा दे, भले ही पतला ना हो रहा हो, पर उसको खुशी मिलती है वो करके। मैं किसी की खुशी के लिए ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा, मैं ट्रेनिंग कराऊंगा रिजल्ट्स के लिए। मैं डाइट प्लान दूंगा रिजल्ट्स के लिए। मेरे को चाय पीना अच्छा लगता है, मेरे डाइट प्लान में चाय पक्का लिख देना। क्यों? कल को जब 1 महीने बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो आप फिर से मेरा सर खाओगे। उससे बेटर है मैं आपको रिजल्ट दे दूँ और साथ साथ एजुकेट कर सकता हूँ। एजुकेशन को आप एब्जॉर्ब करते हो नहीं करते हो, दैट इज़ टोटली अगेन ऑन यू। बट मैं गलत गाइडलाइन या गलत तरीके से काम नहीं करूँगा। एक दो चीज़ें, एक तो मेरे से होता नहीं है, दूसरा मैं गलत गाइडलाइन दे के कल को मैं फॉल्स प्रोमिस वाला बंदा नहीं बनना चाहूँगा कि आपने तो ये बोला था अब हो नहीं रहा। इसलिए कुछ भी ऐसा मत बोलो। कोई बोलता है कि 10 kg कम हो जाएगा, मे बी मेरे ही कुछ क्लाइंट्स का 4 हफ्ते में 8 kg भी गया है। मेरे ही कुछ क्लाइंट्स का 1 महीने में सिर्फ 1 kg भी गया है 4 हफ्ते में ही। दैट डजेंट मीन कि मैं दोनों में डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। मैं अपनी साइड से हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। बट किसकी बॉडी किस तरीके से कितनी जल्दी रिएक्ट करती है, दैट इज़ देयर बॉडी। मैंने उनकी बायोकेमिस्ट्री में चेंजेस नहीं लाने की सोची। उनकी बॉडी किस खाने को कैसे परसीव करती है, उनकी बॉडी कितनी जल्दी चेंज अडेप्ट करती है, ये मैं कोई नहीं होता ये जज करने वाला। ना मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। हम लोग हमेशा अपनी साइड से बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी में चेंजेस चेंजेस आएंगे फॉर श्योर, बट द स्पीड ऑफ चेंज मे बी वेरिएबल। दो लोग, दो दोस्त एक साथ आए, दोनों का 1 महीने बाद सेम चेंज नहीं होगा। उसमें ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है ना हमारे न्यूट्रिशन की गलती है। दैट इज़ हाउ यू आर डिजाइंड, दैट इज़ हाउ योर फ्रेंड इज डिजाइंड। उसको हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी मैं अपना नंबर हर बार की तरह डाल रहा हूँ, 7988 इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई है जो इस ग्रुप पे पहले से एडेड नहीं है और इस ग्रुप पे ऐड होना है। ऑल्सो आप पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इस ग्रुप पे हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते, बट हम लोग नेक्स्ट सेशन किस बारे में है उसके टॉपिक्स हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ऑल्सो आज किसी को और डाउट, आज आई एम हैप्पी कि काफ़ी लोग काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहे, शुरू से एंड तक। ऑल्सो टिके रहने के साथ साथ आज बाकी टाइम होता था अच्छा ठीक है जितने लोग आए हैं वो एक एक करके चले जाते हैं, आज लोग गए नहीं है, सो आई कैन सी दैट। एंड अब गए हैं आई एम हैप्पी कि ठीक है ज़्यादा इंट्रैक्शन था। आज लोगों ने क्वेरीज भी पूछी एंड आई होप आगे चल के आप लोग और भी क्वेरीज पूछोगे। ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर वाले ग्रुप पे आप लोग नए नए टॉपिक्स हम लोगों को सजेस्ट करते रहना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को, बट जो लोगों को चाहिए, लोगों के जो डाउट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के प्राइमरी मिसकंसेप्शंस दूर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप में हम लोग बाद में डिस्कशन करने के लिए बहुत टाइम है, पहले बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है। सो आई होप इट वॉज इंटरेक्टिव एंड कुछ नया सीखा होगा। बाकी ये वीडियो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको बाद में फेसबुक पे भी मिल जाएगी एंड वी विल ऑल्सो बी अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब। सो ये रहने वाली है। ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज का। एंड अच्छा लंबा सेशन हो गया, मेरे को लगता नहीं था कि सिर्फ ओवरव्यू देने में ऑन न्यूट्रिएंट्स मेरे को 1.5 घंटा लग जाएगा। विटामिन में सिर्फ 1 घंटा लगा था जबकि वो इन डेप्थ था। आज सिर्फ ओवरव्यू में टुक 90 minutes अप्रॉक्स, सो दैट इज़ गुड एंड थैंक्स अ लॉट।